हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों उम्मीद करते हैं दिवाली बहुत बढ़िया मनाई होगी आपने और नो क्रैकर्स दिवाली है ना, सभी को जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली दिवाली मनाई होगी। अगर मनाई दिवाली तब भी बहुत बढ़िया, नहीं मनाई तो भी बहुत बढ़िया। पढ़ाई करी या नहीं करी वो सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ाई के सिलसिले को आगे चलाते हुए आज हम इको के कुछ और करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। दोस्तों धीरे 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 आप ये करंट अफेयर्स कवर करते जाएंगे, यू विल रियलाइज अंत में आप प्री भी क्रैक कर पा रहे हैं, मेंस के लिए बेस अच्छा बना चुके हैं, इंटरव्यू में आपके पास अच्छे सॉलिड आंसर्स हैं। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें धीरे धीरे ही बनती हैं। एंड जैसे कि दोस्तों ये जो छोटे छोटे 7-8 जो हम ये करंट अफेयर्स कवर करते जाते हैं, डाइवर्स सोर्सेज से उठाते हैं, वेरियस न्यूज़पेपर्स में से कवर करते हैं, तो ये आप सभी को प्री क्योर के थ्रू हम एक एक सब्जेक्ट में चाहते हैं आपकी जो मास्टरी हो जाए इतनी कि यूपीएससी आप कर पाएँ क्रैक मेहनत से, है ना। मेहनत से होगा, उसके सिवा तो कहना मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, तो आज के जो ये 7-8 टॉपिक्स हैं, जैसे टेक्निकल रिसेशन हमने पहले प्री मैक्स में डिस्कस किया है, दोबारा अभी न्यूज़ में चल रहा है, द हिंदू में एक्सप्लेन भी आया हुआ था। देन और जो स्टिमुलस पैकेज बढ़ा दिया गया, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि स्टिमुलस पैकेज होता क्या है। एंड इनफैक्ट दोस्तों हमारी एक बैक टू बेसिक एक सीरीज में भी मैंने ये स्टिमुलस पैकेज डिस्कस किया था। देन गूगल्स अब्यूज ऑफ पोजीशन पे सीसीआई ने एक किसी जो कंप्लेंट पर काम करते हुए जो एक्शन लेने की बात कही है। एंड देन अभी जो इंडिया से जीएसपी ट्रेड प्रिविलेज छीन लिए गए थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, अभी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली है तो इंडिया अपील कर रहा है कि वापस लाए जाएं। एंड देन व्हाट्सएप पर भी आप पैसे पे कर सकते हैं, उसकी बात भी हो रही है। जो दीपम ने कहा है वर्ल्ड बैंक से के साथ एडवाइजरी कुछ सर्विसेज की बात करते हुए कि एसेट मोनेटाइज किए जाएं। दोस्तों क्या होते हैं एसेट मोनेटाइजेशन, थोड़ा बात करेंगे कि बेच दें क्या। नहीं, बेचने की बात नहीं हो रही, बेचना तो बहुत ही आसान है। कैसे हम एसेट्स को रख के उनको मोनेटाइज, उनमें से पैसे हम कुछ कमा सकते हैं, चार देश का फायदा कर सकते हैं। देन दोस्तों जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स थी वो और सेक्टर्स पे एक्सटेंड कर दी गई है। पहले लास्ट टाइम के प्री क्योर में सबसे पहली न्यूज़ थी, तो फाइनली वो अनाउंस हो गया। एंड देन और भी आईएमएफ ने कहा कि आने वाले टाइम में मोबाइल मनी में और बढ़ोतरी हो सकती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, अगर आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में, ये पॉइंट पक्का डालिए। इको के सिलेबस में, GS3 के सिलेबस में फाइनेंशियल इंक्लूजन शुरू में ही लिखा हुआ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम डिटेल में डिस्कस भी करते हैं, चाहे आप अगर YouTube पे देखें या हमारे कोर्स में देखें। फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी प्रीवियसली एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते रहे, अभी पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने नोट्स में अपडेट कर दीजिएगा। देन दोस्तों 2022 के कोर्सेज आने वाले हैं बहुत जल्दी। 4 जनवरी जो से हम 2021 से क्लासेस शुरू करेंगे, लेकिन एनरोलमेंट्स उसके पहले शुरू हो जाएंगी, एनरोलमेंट्स जल्दी शुरू भी हो जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप 2022 का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो ये कोर्स शायद आपकी बहुत मदद कर सकता है प्री मेंस एंड इंटरव्यू इकट्ठे साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करें आज की कहानी। तो ये है टेक्निकल रिसेशन की बात की है कि भारत शायद टेक्निकल रिसेशन में एंटर कर रहा है। तो ये आरबीआई ने ही रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश करी, उसके बाद जगह जगह पे इस पे आर्टिकल्स एक्सेट्रा आने शुरू हुए। तो टेक्निकल रिसेशन क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा ही जो फर्क है। रिसेशन का वैसे मतलब ही क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस एक वीडियो में भी समझाया था। रिसेशन का मतलब है जब आपकी इकोनॉमी जितना प्रीवियस लेवल था उतना प्रीवियस लेवल से नहीं अचीव कर पाई, थोड़ा सा उसमें गिरावट आ गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे भारत की इकोनॉमी लेट्स से मान लीजिए $2000 बिलियन की थी, $2000 बिलियन से गिरकर थोड़ा सा लेट्स से $1980 बिलियन की रह गई। ठीक है, तो जो ये बढ़ी नहीं तो लेकिन थोड़ा सा गिर भी गई, तो वो रिसेशन कहलाता है कि आपकी इकोनॉमी थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, बढ़ने की बजाय बढ़नी चाहिए थी, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। कोविड का टाइम है, दुनिया भर में रिसेशन चल रहे हैं, रिसीड कर रहे हैं ना, एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, हम रिसीड कर रहे हैं। तो बिजनेसेस के भी साइकिल रहते हैं, बिजनेसेस कभी एक्सपैंड करते हैं, कभी स्टेगनेंट हो जाते हैं कि ग्रोथ रुक जाती है, एंड कभी वो रिसीड भी करते हैं कि पहले इतना का सामान बेचते थे अभी लेकिन सामान कम बिक रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज है। तो ये जैसे अगर हम देखें दुनिया भर में भी सभी जो कंट्रीज हैं रिसीड हुई हैं, इंडिया क्या, यूके क्या, यूएस क्या, सभी कंट्रीज। एक जो पर्टिकुलरली चाइना ने थोड़ा सा ग्रोथ दिखाया, लेकिन अगर देखें तो ग्रोथ इस पर भी डाउट रहता है चाइना की ग्रोथ पर भी कि वो पॉजिटिव रियल है या नहीं। आईएमएफ ने भी डाउट इस पर जताया था। तो लेकिन चलो अगर हम चाइना की बात माने तो चाइना पॉजिटिव इकलौता सा कंट्री है जो पॉजिटिव चल रहा है, बाकी एवरी अदर कंट्री हैज रिसीडेड। इंडिया और जो बाकी कंट्रीज में आपको शायद फर्क दिखता है, तो इंडिया जो अपने एनुअलाइज करके
दिखाता है तो यूएस दिखाता है अपना कैसे, जो क्वार्टर वाइज थोड़ा सा उसको जो बटा 4 करके, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बाय 4 करके। तो अगर हम इसको इंटू 4 कर देंगे तो यूएस विल सीम लाइक 36% का यहाँ पर ग्रोथ जो इनका नीचे गया, इंडिया का 24 ही है, ठीक है। तो ठीक है, 24 भी नीचे नहीं जाना चाहिए था, हमारी इकॉनमी में काफ़ी ज़्यादा एकदम से गिरावट देखने को मिली। इंडिया ईयर टू ईयर भी करता है अकॉर्डिंगली, तो इसीलिए इस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं कि कैसे ये नंबर्स बहुत बड़े नज़र आते हैं लेकिन इतने बड़े होते नहीं, ठीक है। एंड जो गिरावट है वो ईयर टू ईयर बेसिस पर है, चलो नॉनदलेस फॉर सम अदर टाइम, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमें बात यहाँ क्या समझनी है, रिसेशन होता है जब बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, अगर आप दोस्तों स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो आपको शायद आपने वर्ड सुना होगा टेक्निकल ट्रेड कर रहा है कोई बंदा, ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेड करता है या टेक्निकल में ट्रेड करता है। जैसे रिसेंटली एक सीरीज भी आई थी स्कैम 92, है ना, तो उसमें भी वर्ड यूज होता है टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म में बिल्कुल अभी का ग्राफ देखकर अगर आप जो स्टॉक्स वगैरह ट्रेड करते हैं तो वो टेक्निकल कहलाता है। तो सिमिलरली अगर मैं शॉर्ट टर्म में देखूं कि इंडिया की इकोनॉमी थोड़ा नीचे जा रही है, लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगी ना दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमारे बेसिक्स, हमारे फंडामेंटल्स काफी बढ़िया हैं। तो लॉन्ग टर्म में तो हमारी इंडिया, अगर हम इंडिया को एक कंपनी माने तो इंडिया की कंपनी बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत अच्छे यहाँ पे टैलेंटेड लोग हैं, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी करते हैं, एंड डिमांड भी है, डेमोग्राफी भी है, सब कुछ है ना, जो हमने 4Ds भी देखे हुए हैं। तो इंडिया में इसीलिए डिमांड एक्सेट्रा की कमी नहीं है। लेकिन शॉर्ट रन में कोविड आ गया, कोविड के कारण दुनिया भर से जो प्रोसेसेस डिसरप्ट हो गए, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट खराब हो गए, है ना, बहुत सारी चीजें रुक गई। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में तो उसके लिए वर्ड क्या रखते हैं, ये टेक्निकल, ठीक है। तो टेक्निकल रिसेशन है ये दोस्तों, कि शॉर्ट टर्म का रिसेशन है। इट इज नॉट दैट कि इंडियन इकोनॉमी के फंडामेंटल्स खराब हो गए, कंपनीज, फैक्ट्रीज, इंजीनियर्स, है ना, डॉक्टर्स, जितने भी सभी बाकी लोग सभी तो काम, टीचर्स काम कर ही रहे हैं ना, तो इसीलिए इट इज अ शॉर्ट टर्म थिंग। तो ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो जैसे है ना, ये इसीलिए जो जीरो का ग्राफ था उससे काफी नीचे एकदम से देखने को मिलता है, बट इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड, दैट इज व्हाई द वर्ड टेक्निकल हैज बीन यूज्ड, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में कोई इसकी ऐसे डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है कि कितने 2 क्वार्टर होते हैं या 3 क्वार्टर या 4 क्वार्टर्स, नो, we can't say that. So that means कि it's a short term phenomena. We only need to know that it's just a short term phenomena, recession, and will be over, it will be over soon and will be out of it very soon. All right. तो जनरली रिसेशंस वगैरह जो होते हैं इसीलिए शॉर्ट टर्म में लास्ट करते हैं। जो लॉन्ग टर्म रिसेशंस भी आए 1930s में जैसे आया था, बैक टू बेसिक वाली दोस्तों सीरीज है, पक्का जाके देखिएगा, उसमें हमने बात की है इसके बारे में। एंड अदरवाइज अगर आप हमारे जो स्टूडेंट हैं, अगर आप हमारे कोर्सेज में, तो वहाँ पर भी मैंने इको के लेक्चर में आपको ये समझाया है कि इन्वेस्टमेंट मॉडल्स एक्सेट्रा वेरी करते हैं, कैसे कीनीजियन मॉडल्स क्या होते हैं एक्सेट्रा, थोड़ी थोड़ी बात, क्योंकि यूपीएससी इन पर सवाल पूछ चुका है मेंस में। इनके बारे में अगर हम थोड़ा बहुत अगर ज्ञान नॉलेज ले लेंगे, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है दोस्तों। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट एक न्यूज़ पर आते हैं दोस्तों, ये है स्टिमुलस पैकेज। स्टिमुलस पैकेज का मतलब क्या होता है, स्टिमुलेट करने के लिए। कोई चीज़ अगर ऐसे थोड़ी सोई हुई है, थोड़ी रुकी हुई है, थोड़ी सुस्ती दिखा रही है, उसको स्टिमुलेट किया जाए, उसको थोड़ा सा जगाया जाए, थोड़ा उकसाया जाए। इसीलिए इकोनॉमी को भी स्टिमुलेट करने की बात है, तो स्टिमुलस पैकेज का यहाँ पर और जो आगे एक नेक्स्ट एक और जो ट्रांच दिया गया, हिस्सा दिया गया, 3 लाख करोड़ की जो बात हो रही देने की, उसमें से 1 लाख समथिंग करोड़ रुपए और दे दिए गए, ठीक है। तो ये बूस्टर, इसको डोज कहा जा रहा है जॉब्स क्रिएट करने में। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ये है कि अगर आप लोगों को हायर करते हैं, उनके प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हैं, तो आप कुछ हिस्सा आप डालते हैं, कुछ हिस्सा आपका एम्प्लॉयर डालता है, कुछ सरकार डालती है, ठीक है। तो 24% के आसपास जो हिस्सा होता है आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जो आपके जो भी आप पैसा डाल रहे हो उसमें 12% उसका सरकार डालेगी, 12% डालता है एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर पर बर्डन ना आए, सरकार कह रही है कि 24% हम डाल देंगे, 12% जो एम्प्लॉयर ने डालना था वो भी हम डाल देंगे। तो 2 सालों के लिए ये भी एक छूट दी गई। तो इट्स अ बिग थिंग, ठीक है। गवर्नमेंट नई नई तरह के पैकेजेस निकाल रही है, नई नई तरह के दिमाग लगाने की कोशिश कर रही है। तो आइडिया यहाँ पर क्या है, जो कंपनीज हैं, कंपनीज के खर्चे कम से कम हो, एंड कंपनीज लोगों को जॉब से ना निकालें, एंड कंपनीज और इन्वेस्ट करें अपने आप में, अपने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें कि नए नए औजार खरीदें, नए टूल्स खरीदें। फॉर एग्जांपल, जैसे हम सोचें कि हमें नया लैपटॉप चाहिए, तो नया लैपटॉप हम तभी खरीद पाएंगे ना अगर हम लोगों की सैलरी देने के पैसे नहीं होंगे, तो हम नया लैपटॉप कहां से लाएंगे आपके लिए, जो नए वीडियोस बनाने के लिए। गेटिंग इट, तो कंपनीज को थोड़ा जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कम कर रहे हैं अगर, तो दैट इज नोन एज, जो गवर्नमेंट का जो स्टिमुलस पैकेज का, तो दैट इज नोन एज वो वाला कॉम्पोनेंट वेयर गवर्नमेंट इज हेल्पिंग स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों हम क्या बोलते हैं, एमएसएमईज, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इनके वर्किंग कैपिटल में कोई दिक्कत ना आए, डे टू डे जो इनको सैलरीज या जो इनको सामान खरीदना है वो में दिक्कत ना आए, गवर्नमेंट उस पर काम करती जा रही है। एंड देन
गवर्नमेंट ने इसीलिए ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की, सैलरीड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी, सभी सेक्टर्स की मदद करने की बात की है। तो ये थर्ड जो ट्रांच इसकी इशू की गई है, तो 1.25 लाख करोड़ के आसपास की है। एंड इसमें जो रोड्स बनाने की बात है, ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात है, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे जितने एग्जाम्पल्स अगर हमें याद हो जाएं तो मेंस में लिखने के लिए काम बहुत आते हैं। तो एक एक एग्जाम्पल 15,000 पे दिए, 20,000 पे दिए, ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, ठीक है। लेकिन आपको ब्रॉडर एग्जाम्पल्स बताऊं, आपको कहानी समझ आए कि कैसे वर्किंग कैपिटल का जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने की सरकार ट्राई कर रही है। बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, तो सरकार ने किसी किसी जगह पर बिजली के बिल में भी थोड़ी सी आपको रियायत दी है, तो वर्किंग कैपिटल को इंप्रूव करने के लिए। वाई आई एम रिपीटिंग इट ओवर एंड ओवर, ताकि आप अपने आंसर्स में इनको यूज करें, इन वर्ड्स को। ऑलराइट, तो ऐसे ही जैसे कामत कमेटी बनाई गई थी रिसेंटली, तो कामत कमेटी ने भी कहा था कि सरकार को जो एक्स्ट्रा को थोड़ी जो स्ट्रेस्ड सेक्टर्स हैं उनकी मदद करनी चाहिए। ये पहली पुरानी रिपोर्ट है बिफोर कोविड, तो इसीलिए सरकार ने जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ऑटो कंपोनेंट्स है ना, इन सभी सेक्टर्स पे और एक्स्ट्रा इनको दिमाग में रखते हुए इनके लिए जो मैंने आपको ऊपर दिखाया, ये जो ये पर्टिकुलर जो फोटो में आपको देख सकते हैं कि बहुत सारे एडिशनल कैपिटल फंडिंग रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए सरकार ने पैसा और देने की बात की है, ठीक है। तो ब्रॉडर हमें पॉइंट ही समझ आना चाहिए। ओके देन दोस्तों, अब यहां बात हो रही है कि गूगल ने अपनी पोजीशन को अब्यूज किया। तो यहां पर मैं आपको बिफोर वी प्रोसीड मैं चाहता हूं बताना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के एक सिंपल से आइडिया के पीछे कि क्या यहां पर आइडियोलॉजी है, क्या यहां पे क्यों बनाया गया था सीसीआई। दोस्तों सीसीआई मोनोपोलीज रोकने के लिए नहीं बनाया गया था, मोनोपोलीज के अब्यूज के लिए रोकने के लिए बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये आप ऐसा बोलें कि नहीं कि हमारे देश में हम मोनोपोली बनने नहीं देंगे। दोस्तों मोनोपोली बने या ना बने उसमें कोई इतनी खास चिंता की बात नहीं होती। मोनोपोली जब कोई बना ले, दोस्तों मोनोपोली क्या होती है, मतलब कि जैसे एक ही किसी चीज का जब हमारा सेलर होता है, ठीक है, तो ये बात दिमाग में रहेगी ना, मोनोपोली, ठीक है। ये आपने वर्ड सुना होगा, शायद आपने गेम भी खेली होगी मोनोपोली। तो मोनोपोली का मतलब होता है कि जब किसी चीज को एक ही बेचने वाला है, ठीक है, तो आपको उसी से ही खरीदना पड़ेगा। तो अगर लेट्स से वो ठीक दाम पे बेच रहा है, जो उसकी राइट प्राइस है उस पर बेच रहा है, तो क्या टेंशन है ना, चाहे 1 हो चाहे 25 हो, तो वो राइट प्राइसिंग कर रहा है उसकी। लेकिन जिस दिन वो उस पोजीशन की अब्यूज करना शुरू कर देगा, उस दिन मोनोपोली बुरी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए सीसीआई का गठन भी किया गया था, पहले भी जैसे इसकी बॉडी हुआ करती थी, तो लेकिन सीसीआई के 2002 के एक्ट में सीसीआई का गठन किया गया कि कोई अपनी मोनोपोली बनाकर उसका मिसयूज ना करे, लोगों को तंग ना करे, ठीक है। तो अभी गूगल पर ये बात की जा रही है कि कहते हैं गूगल का जो ऑलरेडी एक जो जीपे करके एक ऐप होती है गूगल की, जिसमें आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे को, तो जीपे का वो अब्यूज कर रहा है अपनी पोजीशन का। जीपे जबरदस्ती लोगों को एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। एंड ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर एंड्रॉयड का अगर आप फोन खरीदते हैं, तो एंड्रॉयड के फोन में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आ रहा है, तो लोगों को कहते हैं कोई आइडिया ही नहीं आएगा, वो जीपे ही यूज करते रहेंगे, किसी और ऐप पे जाएंगे नहीं कभी। तो गूगल इज यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन टू एक्सप्लॉयट दिस पर्टिकुलर मार्केट, ठीक है। तो इसीलिए डोमिनेंट पोजीशन के अब्यूज की बात हो रही है। अब सीसीआई डिसाइड करेगा ना कि अब्यूज है कि नहीं, ये तो उनके खिलाफ कंप्लेंट की गई है। तो कंप्लेनेंट जो कोई इन्फॉर्मेंट ने बहुत सारी और प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गूगल की, कि गूगल बहुत सारे जो बाकी लोगों से एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज करता है, 30% एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसीलिए कमीशन ने अभी अपनी 60 डेज में रिपोर्ट सबमिट करेगा, बताएगा कि गूगल ने इसके वायलेशन किया है या नहीं किया है। ऑलराइट, तो इसीलिए अब जो सीसीआई का गठन कब हुआ था जानना जरूरी है, 2002 में हुआ था। और देन उसके बाद जो 2009 में तो चलो सीसीआई और एक्सपैंड भी कर दिया गया। जो मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट था, उसी को इसने रिप्लेस किया था राघवन कमेटी के जो पर्टिकुलर रिकमेंडेशन पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रहेगी कि 2002 में एक्ट पास हुआ, 2003 में इसका गठन कर दिया गया, लेकिन फुली फंक्शनल जब कमीशन बैठ गया, कमीशन मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, कमीशन बैठ गया, वो 2009 में था। एंड देन उसके बाद से तो ये काम करता ही जा रहा है, ठीक है। तो एंड देन कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट के बारे में भी आप थोड़ा जान सकते हैं कि एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर बात करते हैं। एंड देन उसके बाद जो कंपटीशन जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो हटा दिया गया है। एंड जो हमारा नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल है, वहीं पर ही अभी क्या जाती हैं, हमारी सीसीआई के खिलाफ अपील्स जाती हैं, ठीक है। तो एनक्लैट के बारे में हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि सीसीआई के खिलाफ अगर उनके ऑर्डर के खिलाफ अपील करनी है तो कहाँ जाती है, जो हमारा कॉम्पैक्ट हटा दिया गया है, एंड देन एनक्लैट जो बनाया गया 2017 में, वहीं जाती हैं सीसीआई के खिलाफ भी अपील्स, ठीक है। तो ये प्री के सवाल हैं, हमें ध्यान में रखने चाहिए। ओके,
देन दोस्तों जीएसपी की बात करते हैं। जीएसपी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हटा दिया था। जो जीएसपी होता क्या है, जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस कहा जाता है, हमने प्रीवियसली बहुत सी वीडियो में डिस्कस किया क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो अभी जैसे यूपीएससी ने अभी तक नहीं पूछा तो ये इंपॉर्टेंट अभी भी रहेगा। तो दोस्तों जीएसपी में क्या किया जाता है कि यूएस में एक ट्रेड एक्ट पास किया गया 1974 में, जहां पर जीएसपी के बारे में बात की गई कि जो ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जो थोड़ा रिलेटिवली जो गरीब हैं, पुअरर कंट्रीज हैं, जो वहां पर जो सामान बना रही हैं और यूएसए में बेच रही हैं, यूएसए में लाके उसको जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, यूएसए में लाकर उसको जो जनता तक पहुंचा रही हैं, उन पर हम क्या एक्स्ट्रा ड्यूटी या एक्स्ट्रा कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम उनको थोड़ा प्रेफरेंस देंगे। तो एंड देन जो ये ऐसे डब्ल्यूटीओ वगैरह बने, डब्ल्यूटीओ में तो ये इलीगल हो जाता है ना, क्यों डब्ल्यूटीओ में आप एक्स्ट्रा किसी को ट्रीटमेंट अगर दे रहे हो तो सबको देना पड़ेगा। तो याद है वो हमने पढ़ा हुआ टॉपिक होता है डब्ल्यूटीओ में मोस्ट फेवर्ड नेशन। ठीक है, एमएफएन का अगर आप किसी को अगर आप कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो तो आपको बाकी सभी मेंबर्स को भी देना पड़ेगा। लेकिन जीएसपी में ऐसा क्यों कर पाते हैं यूएसए वाले या कोई भी कंट्री जीएसपी में ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि यहां पर जो क्लॉज क्या है डेवलपिंग कंट्रीज का। तो डेवलपिंग कंट्रीज डब्ल्यूटीओ अलाउ करता है डेवलपिंग कंट्रीज को सस्ते दरों पर आगे आप उनसे सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, सस्ते दरों पर मतलब आप उनके एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाएंगे या टैक्स रेट कम दे देंगे। मान लीजिए कि अगर यूएसए में कोई चीज़ अगर जो यूके या ब्रिटेन कुछ अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता है, यूएसए भेजता है, तो उस पर टैक्स लग रहा है 10% टैक्स लगा रहा है यूएसए, ड्यूटी लगा रहा है। तो हो सकता है कि वो किसी एक डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया या फिर चाइना भी डेवलपिंग मानी जाती है, तो उनसे अगर कोई सामान मंगवा रहा है तो उस पर सिर्फ 5% ड्यूटी लगाए, 2% लगाए या लगाए ही ना। तो जीएसपी उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था ताकि डेवलपिंग कंट्री से सामान को लाया जा सके एंड अकॉर्डिंगली वहां पर उनको और थोड़ा बढ़ावा दिया जाए। यूएसए थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता था अपनी। तो जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे पहले, उन्होंने इसको हटा दिया, अभी भी हैं वैसे, चल जाने वाले हैं, तो उन्होंने इसको हटा दिया। वो कह रहे थे कि इंडिया वगैरह जो चाइना वगैरह हैं अभी ये डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस छोड़ें, ये डेवलप्ड कंट्री हैं, इनकी इकोनॉमीज बहुत बड़ी हो चुकी हैं, दुनिया के टॉप 10 इकोनॉमीज में से आती हैं, तो इसीलिए डेवलपिंग कंट्री का टैग छोड़िए। एंड यूएसए ने भारत को यह भी कहा था कि जैसे बहुत सी जैसे जो ट्रेड इंबैलेंस देखिए, कहते यूएसए इतना सामान खरीदता है आपसे, आप यूएसए का सामान तो खरीदते नहीं इतना। एंड देन वो कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल आप रिलेशनशिप नहीं दिखाते, एंड जबकि लिखा हुआ है जीएसपी में कोई जरूरत नहीं है रेसिप्रोकल करने का, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को नहीं लगता था, तो इसलिए ये पर्टिकुलरली यहां पर हटा दिया गया था। जीएसपी की इंडिया से जितने बेनिफिट से हटा दिए गए थे। तो मार्केट एक्सेस की बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमारे जो दूध का सामान है, मेडिकल डिवाइसेज हैं, उनको तो आप मार्केट में, हमारे इंडिया के मार्केट में घुसने देते नहीं हो, यूएस वालों का इल्जाम था। तो उन्होंने हमसे जीएसपी छीन लिया एंड अकॉर्डिंगली अभी इंडिया वापस जो बाइडेन गवर्नमेंट को जो अपील करेगा कि प्लीज जीएसपी को रिस्टोर किया जाए, ताकि हमारा बहुत सारा सामान था जो इंडिया का सामान जाके यूएस में बिकता था, जो बिकना बंद हो गया या फिर महंगा हो गया क्योंकि उस पर जो प्रोटेक्शन था वो हट गया। ठीक है, ओके। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है वो है व्हाट्सएप को भी अब पेमेंट करने की इजाज़त मिल गई है। एनपीसीआई जो हमारे भारत में जिसने सारे के सारे जो जैसे यूपीआई एक्सेट्रा जो चलाता है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने अलाउ कर दिया है व्हाट्सएप को कि आप भी पैसे यहाँ वहाँ जो आदान प्रदान कर सकते हैं, जैसे हमारा गूगल पे करता है या फिर पेटीएम करता है कि पैसे एक जो पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह ईजिली पहुँचा देते हैं। तो लेकिन साथ में पैरेलली एक और भी यहाँ पर इन्होंने जो रिसेंटली जो रूल जो लेकर आए हैं कि कोई भी ऐसा जो भी हमारा जो ये थर्ड पार्टी ऐप है ना, जिसको थर्ड पार्टी बोलते हैं, जो कि यूज़ कर रही है पीछे यूपीआई को, है ना, यूपीआई की टेक्नोलॉजी को, जो ये थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, ये जो भी टोटल जितनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कोई भी कंपनी अब 30% से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल भारत में अगर 100 मिलियन ट्रांजैक्शंस होती हैं अगर तो एक महीने में, तो कोई भी जैसे मान लीजिए गूगल पे है 30 मिलियन से ज़्यादा नहीं कर पाएगी। ठीक है, 30 मिलियन दैट्स इट। तो लेकिन अब कैसे पता लगेगा कि कितनी होनी है इस महीने में या फिर उसके अगले महीने में कि कितना करे गूगल पे, तो उस पर भी सारा इन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो वो कह रहे हैं कि अगर लास्ट जो हम देखें, जो लास्ट 3 मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो प्रीसीडिंग 3 मंथ्स है, तो उसका हम एवरेज निकालेंगे कि कितनी टोटल भारत में ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो उसका 30%, जैसे मान लीजिए अगर 1 बिलियन आ जाता है, जो अभी रिसेंटली बताया कि भारत में 1 बिलियन पेमेंट्स जो अप्रॉक्सीमेटली जो हो रही हैं, सॉरी दोस्तों 1 बिलियन नहीं हो रही, 2 बिलियन हो रही हैं। तो रिसेंटली ही जैसे अक्टूबर का डेटा रिलीज किया, उस पर पता लगा कि भारत में 2 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई हैं टोटल। तो पिछले 3 महीने को एवरेज निकालेंगे, जो भी जितनी ट्रांजैक्शंस आएंगी 2 बिलियन, 2.5 बिलियन, 1.5 बिलियन, उसका 30% ही कोई कंपनी कर सकती है। तो ये अभी रिसेंट एक जो रूल आ गया, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अब
कि व्हाट्सएप का आना इतनी बड़ी बात क्यों मानी जा रही है दोस्तों, क्योंकि जैसे चाइना का एग्जांपल है वी चैट, वहाँ पर वी चैट जैसे इंडिया में व्हाट्सएप यूज़ होता है तो वहाँ वी चैट, तो इसीलिए वी चैट में कहते हैं जो अकेला वही 1 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं उसके, एंड अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा वो बड़ा मार्केट का एक शेयर रखता है अपने पास। क्योंकि देखो व्हाट्सएप दोस्तों ऑलमोस्ट हर एक मोबाइल पे मिलता है, उससे अगर पैसे यहाँ से वहाँ भेजने आसान हो जाएं तो दैट विल बी अ बिग बिग बूस्ट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। लेकिन बाकी कंपनीज के लिए ये इतना जो अच्छी खुशी की बात नहीं होगी, क्योंकि उनका बिजनेस बहुत इंपैक्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए जैसे गूगल पे के सबसे ज़्यादा यूजर्स है भारत में, देन फोन पे भी है एटसेट्रा, तो इन सभी के बिजनेसेस इंपैक्ट होंगे, ताकि सभी पूरा अगर किसी का बिजनेस इंपैक्ट होगा दोस्तों, तो ये बात हमने रिसेंटली ही ऑब्जर्व भी करी, आर्टिकल्स में पढ़ी है, कोई तो कंपनीज आपके इस पर्टिकुलर जो पूरे इन्वायरमेंट से जाना शुरू हो जाती हैं, निकलना शुरू हो जाती हैं, तो वो कहती हैं कि बिजनेस तो इतना हाइपर कंपेटिटिव हो गया है कि कुछ बचता तो है नहीं है, लेट अस जस्ट लीव दिस पर्टिकुलर बिजनेस, एंड वो कुछ और करने चली जाती हैं। तो इसी कारण से टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट रुक जाती है। भारत के लिए जरूरी है कि हर इंसान, हर कंपनी जो कंट्रीब्यूट कर सकती है वो करे फाइनेंशियल इंक्लूजन में, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए कैप लगा दिए ताकि सभी कोई ऐसे कोई जो है ना ऐसे इनऑर्डिनेट या फिर कोई बहुत बड़ा चंक ना ले जाए मार्केट का, सभी को ही हिस्सा ठीक ठाक मिले, ठीक है दोस्तों। तो ये जो थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस होती हैं, जो थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स, उन पर जो ये चेक लगा दिए, ताकि क्योंकि व्हाट्सएप के पास सिंगल हैंडेडली 400 मिलियन यूजर्स पड़े हैं, एकदम से उस पर ऑन हो जाएगा, बाकी सभी का तो बिस्तरा गोल, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए यूपीआई के बारे में जान सकते हैं कि कब इसको लागू किया गया था, किसने बनाया इसको, अनंत बार हमने कवर किया है, बहुत ही अच्छा एक ये हमें मिला जो नेट पर, तो ये भी आपके लिए अवेलेबल। तो एंड क्या होती है यूपीआई एटसेट्रा पर आपको 2 मिनट सीरीज वगैरह, प्लीज़ इनको ना एक्सप्लोर करते रहा करिए। हमारी वेबसाइट पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर इतना सारा कंटेंट आ चुका है अभी तक। तो एंड कि इनफैक्ट अगर आप ऐसे बात आ रही है तो वर्चुअल करेंसी क्या होती है, इस पर भी एक 3 पार्ट एक सीरीज बनी हुई है, व्हाट इज बिटकॉइन। ठीक दोस्तों, इस बार के जो एग्जाम में प्री में सवाल थे उसमें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हमारे वीडियो पर कवर होते जा रहे हैं, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा रिच बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है दोस्तों। अब एक और खबर है वो है दीपम। दोस्तों दीपम भारत सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट की एजेंसी है, जो डिसइन्वेस्टमेंट करती है, पब्लिक एसेट्स वगैरह की मैनेजमेंट करती है। तो उसने रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के साथ जो एक एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट में आई है, जहां पर वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एसेट मोनेटाइजेशन। बहुत ही एक बढ़िया आर्टिकल था जो इकोनॉमिक टाइम्स में, जो एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में समझाता है कि क्या होता है, ठीक है। बहुत से लोग समझ सकते हैं ना कि एसेट्स को बेच देना, नहीं दोस्तों, एसेट्स को बेच देना इज नॉट एग्जैक्टली एसेट मोनेटाइजेशन। में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उसी आर्टिकल को मैं कोट कर रहा हूं, अगर आप पढ़ें तो आपको बहुत मजा आएगा। तो देखो दोस्तों, उसमें क्या बात की गई कि वो जो ऑथर है वो कह रही हैं कि वहां पर जो लिख रही है कि ना अपने वो परिवार को विजिट किया उन्होंने, अपने परिवार को, जहां पे उनका जो होम टाउन था जो वेस्ट बंगाल में कहीं पर, तो उसको विजिट किया। वहां पर उनको बहुत मजा आया घर पर जाकर। वहां देखा उन्होंने कि उनके बहुत ही जैसे पुश्तैनी चीजें पड़ी हुई हैं, कि कोई सिल्वर का जो जैसे जो बालों में लगाने का एयरलूम होता है ना, और जो उसके बाद जो ऐसे एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ऐसे बहुत सारी चीजें पड़ी हैं जो बहुत पुरानी हो गई, उस जमाने में बहुत महंगी बनाई थी, बहुत मुश्किल से बनाई थी, लेकिन अभी कोई खास उसका कोई यूज हो नहीं पा रहा। अगर वो सिल्वर का, उनके पास बहुत सारी क्रॉकरी पड़ी है, सिल्वर का एयरलूम पड़ा है, जो उनके जो पुश्तैनी सामान पड़ा है, तो इसीलिए वो उसको यूज नहीं कर पा रहे। तो अब वो कह रहे हैं कि क्या किया जाए, इसको बेच दूं, कहने बेचने के लिए तो मन नहीं कर रहा, बेच सकते नहीं, तो मैं इसको मोनेटाइज कैसे करूं। तो इसीलिए वो बड़ी चिंता में थे। वो तब उन्होंने कोई इसका तरीका ढूंढ रहे थे, नए नए तरह के तरीके आ रहे थे कि जो गोल्ड की चीजों को हम गिरवी रख सकते हैं, उससे लोन मिल सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो कह रहे थे कि नए नए तरीके हैं, तो एसेट को मोनेटाइज कर रहे हैं। एसेट को, वी आर नॉट सेलिंग आवर एसेट्स, वी आर जस्ट ट्राइंग टू मोनेटाइज। उनको था कि ये इतने पुराने हैं, ये 200 साल पुराने, कि अगर मैं इसको म्यूजियम में दे दूं तो म्यूजियम मुझे इसका रेंट पे करेगा, ठीक है, म्यूजियम इसको संभाल कर भी रखेगा एंड देन म्यूजियम मुझे रेंट भी पे करेगा। तो वो ऐसे ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे इसको एसेट को मोनेटाइज किया जाए, कि एसेट से हम पैसे निकाल सकें। तो वो कैसे पॉसिबल है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि भारत सरकार ने भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो पिछले 70 सालों में इतने सारे एसेट्स बनाए हैं, इतनी सारी कंपनीज बनाई हैं, इतने सारी जो पीएसयूज बनाए हैं, उनको बेच दें तो ये अच्छी बात है। क्या वो कह रहे हैं, इसलिए हम वो कह रहे हैं बेच देंगे तो गोल्डन जो हमारा एग ले करती हैं, हमारी जो गोल्डन गूज हैं ये, तो ये हम एक दिन में काट देंगे इसको, तो इसलिए इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू सेल देम। तो इसलिए मोनेटाइज करने की ट्राई हो रही है। एग्जाम्पल भी लिखते हैं यहाँ पर, तो एग्जाम्पल क्या लिखते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे भारत की जो रेलवेज हैं, रेलवेज के पास बहुत सारी लैंड पड़ी हुई है,
जो 47,000 पता नहीं कितनी हेक्टेयर्स पड़ी हैं, तो इसको कमर्शियल पर्पसेस के लिए कि आप इस पे कोई हॉस्पिटल्स बना के उससे रेंट ले सकते हैं, वहाँ पर आप जो कोई पर्टिकुलर और बिल्डिंग बना के उसका रेंट ले सकते हैं, लैंड भी आपकी है एंड देन यू आर एबल टू यूटिलाइज इट एज वेल। ठीक है, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि इसको पब्लिक एसेट्स को कैसे यूज किया जाए, ऐसे हमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के साथ हमें पार्टनर करना होगा कि हमारे जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उनको हम कैसे लॉन्ग टर्म लीज पर दे सकते हैं, उनसे हम पैसे निकालना शुरू करें, सिर्फ और सिर्फ आइडल जो पड़े हुए हैं वो पड़े ना रहें, एंड अकॉर्डिंगली वी कुड मेक अ लॉट ऑफ जो मनी फ्रॉम देम। ठीक है, तो यहां पर जैसे इवन की हमारे जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो कि एक बहुत ही ब्रॉडर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि भारत को 111 लाख करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, एंड जो सरकार लगाने वाली है भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे, कि जैसे सड़कें बनाएगी, सड़कों पे चार्जेस लगा सकते हैं, सड़कों पर हम एडवर्टीजमेंट से हम पैसा निकाल सकते हैं एटसेट्रा। तो ये बहुत सारे यहाँ पे सजेशन दिए गए थे कि ओवरऑल आइडिया क्या है कि हमें एसेट को मोनेटाइज करना है। ठीक है, बेचना नहीं, एसेट को हमें मोनेटाइज करना है। ठीक है दोस्तों, ओके, तो चलिए एक क्विक खबर और करते हैं। हमने लास्ट टाइम हमने शुरू ही इससे किया था अपना प्रीक्योर, लास्ट टाइम आई डोंट रियली रिमेंबर, तो लेकिन ये याद है कि पीएलआई डिस्कस किया था, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तो इसके फाइनली पता लग गया है कि कौन से सेक्टर्स में दिया जाएगा। एंड तो ये पीआईबी की बहुत ही अच्छा एक इन्फोग्राफिक देख सकते हैं कि ये अगर हमें एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरीज बनानी है तो वो किसके अंडर इंप्लीमेंट हो रहे हैं, एक तो मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज है, एंड देन नीति आयोग के साथ। ठीक है, देन जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के पास हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, जो ड्रग्स वगैरह डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल किसके अंडर आता है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। प्लीज बताइए मुझे कमेंट्स में, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, तो क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, जो फार्मास्यूटिकल दवाइयों को बोलते हैं ना, तो ये किसके अंडर आता है, हेल्थ के अंडर आता है क्या, बताइए, या मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी। ओके, देन ये सभी चीज़ें, इन सेक्टर्स को बहुत सारे पैसे दिए गए हैं कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या होता है कि आप जितना प्रोड्यूस करेंगे उतना आपको इंसेंटिव और मिलता जाएगा, उतने आपको पैसे और मिलते जाएंगे। अकॉर्डिंगली ये जो लोगों को ये क्या कर रहे हैं, इंसेंटिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भारत में सामान बनाइए। भारत में जो बहुत सा सामान हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सेट्रा बाहर से मंगवाते हैं, जो सोलर पीवी मॉड्यूल्स एक्सेट्रा बाहर से मंगवाते हैं, तो वो आप बाहर से मत मंगवाइए, यहाँ बनाइए। एक्स्ट्रा बनाएंगे तो आपको और पैसा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो गेटिंग इट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, कुछ नहीं बनाएंगे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इसीलिए तो सरकार इसमें वीजीएफ मॉडल भी चाहती लाना। वीजीएफ मैंने समझाने की यहाँ पे नीचे समझाने की ट्राई की है। हमने पीपीपी दोस्तों एक लेक्चर पढ़ा हुआ यूट्यूब पर, पीपीपी में भी हमने समझाया हुआ है व्हाट इज वीजीएफ मॉडल। जहां पर देखो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, मतलब हम बोले फॉर एग्जाम्पल कि अगर कि वो टोटल प्रोजेक्ट की कीमत 100 करोड़ रुपए आ रही है, तो कंपनी कहती है मैं मैक्सिमम में 80 करोड़ रुपीज अगर लगा दूं, मैं कहीं से लोन लेकर एटसेट्रा, तो इतना तो मैं अपने रेवेन्यू से पूरा कर दूंगी, कंपनी कहती है। लेकिन ये 20 करोड़ जो शॉर्टफॉल हो रहा है ना, ये नहीं है मेरे पास, तो इसलिए प्रोजेक्ट ही रह जाता है बेचारा। तो सरकार कहती है कि अच्छा, वायबिलिटी के लिए जो आपका गैप आ रहा है, जो आपका प्रोजेक्ट वायबल हो जाता है, उसके लिए जो गैप आ रहा है ये 20 करोड़ रुपए का, यही चाहिए ना आपको, तो गवर्नमेंट कहती है कि ये मैं डाल देती हूँ पैसा। ठीक है, तो गवर्नमेंट उसको फंड कर देती है, दैट इज नोन एज वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो गवर्नमेंट पीपीपी मॉडल में ही पार्टिसिपेट करते हुए, वीजीएफ को यूज करते हुए, जो लोगों को, बहुत सारी कंपनीज को इंसेंटिवाइज भी कर रही है, कैपिटल पे सब्सिडी भी दे रही है कि आप आइए और अकॉर्डिंगली जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की जो आपकी लिमिट्स हैं उसको भी किसी जगह पे बोला है कि हम एक्सीड कर देंगे, 20% से एक्स्ट्रा लगाना है वो भी लगा सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है कि आप आइए एंड पीपीपी में पार्टनरशिप कीजिए। भारत में जो ये फैक्ट्रीज लगाने की रिक्वायरमेंट है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की रिक्वायरमेंट है, सरकार उसके लिए काम करती जा रही है। ऑलराइट दोस्तों, तो ओके, तो लास्ट यहाँ की न्यूज करते हैं आज। तो ये आईएमएफ की ही रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट का नाम देख लेते हैं। रिपोर्ट का नाम है फाइनेंशियल एक्सेस सर्वे। तो ये अगर आपको पूछा जाए कि FAS 2020 फाइनेंशियल एक्सेस सर्वे किसने निकाला है दोस्तों, आईएमएफ ने निकाला है। तो उसने बात उसमें जो एक मेजरली कही है कि भारत में जो मोबाइल मनी है वो बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई है। तो उसका फायदा क्या हुआ है, उससे जो अनबैंक्ड या अंडर बैंक्ड पॉपुलेशन थी, अगेन ये टॉपिक आप कौन से जगह पे लगाएंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन में। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप ये टॉपिक इसको ऐड करेंगे, वहां पे लिखेंगे कि आईएमएफ की रिपोर्ट ने भी कहा कि भारत में अंडर बैंक्ड या अनबैंक्ड जो पॉपुलेशन थी वो उस तक पहुंचती जा रही है फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर होते हैं उनके साथ मिलकर या तो वही खुद ही, फॉर एग्जांपल एयरटेल का जो आपका देखते हैं, अगर आपने एयरटेल का मोबाइल है आपके पास, जैसे वो जो क्या बोलते हैं सिग्नल, जो अच्छा सॉरी
सर्विसेज, है ना। सर्विस प्रोवाइडर अगर आपका एयरटेल है तो आपको उसमें ऐप होती है, माई एयरटेल समथिंग ऐप होती है, उसमें आपको एयरटेल पेमेंट बैंक भी दिखता है। तो वो क्या है, वो सभी एयरटेल के वॉलेट्स हैं। तो वोडाफोन का वालों का भी था एक बैंक जिन्होंने वो बंद कर दिया शायद, तो एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारी जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं वही अपना एक वॉलेट भी साथ साथ चलाते हैं, क्योंकि अगर आप तक सिग्नल पहुंच गया दैट मीन्स आप तक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी पहुंच गए। तो इसीलिए इन सभी लोगों ने अपने पेमेंट बैंक्स वगैरह शुरू भी किए थे। तो अब बहुतों ने छोड़ भी दिए, लेकिन काफ़ी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मोबाइल मनी के कारण वो बोल रहे हैं कि भारत में 17 गुना बढ़ गया है जो सारा ये जो ओवरऑल मोबाइल मनी से जो बिजनेस चल रहा है पिछले 4 सालों में। तो एंड वो कह रहे हैं कि आधार के आने से जो नो फ्रिल्स बैंक अकाउंट, दैट मीन्स कि बिल्कुल बेसिक बैंक अकाउंट, कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना, कोई तामझाम नहीं मिलता एटसेट्रा, बिल्कुल बस बैंक अकाउंट है। एंड देन लो कॉस्ट लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड जो डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें बढ़ गई हैं। बहुत मैनीफोल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन में आया है बिकॉज ऑफ मोबाइल मनी। ठीक है दोस्तों, तो मोबाइल वॉलेट क्या होता है एटसेट्रा, इसके बारे में आप जान भी सकते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ है, आप सभी ने यूज़ भी किया हुआ है। तो आपकी जो मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं आपको वॉलेट प्रोवाइड करते हैं। एंड नॉट दैट, सिर्फ वो नहीं है कि बहुत सारे ऐसे नहीं है कि वोडाफोन फॉर एग्जांपल अभी नहीं करता भारत में, तो इसीलिए, लेकिन वो पैरेलली और भी बहुत सारी कंपनीज है ना जो कर रही हैं आपको जो मोबाइल वॉलेट्स ऑपरेट करने के लिए। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि भारत में इसके कारण फाइनेंशियल इंक्लूजन हुई है और लेस कैश इकॉनमी का जन्म हुआ है और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट इकॉनमी बनती जा रही है। क्योंकि जब लोग ट्रांजैक्ट करते हैं फ्रॉम वन वॉलेट, जो डिजिटल वॉलेट टू अनदर, तो वो ट्रांजैक्शन को भी ट्रेस करना आसान है ना। तो इसीलिए इकोनॉमी बहुत ज़्यादा और फॉर्मलाइज भी होती जाएगी, लेस कैश होती जाएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फायदे कुछ नुकसान, ये सब हम मेंस के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो हम हर रोज एक मेंस का सवाल डिस्कस करते जा रहे हैं दोस्तों, और ये पूरा एक एक्सटेंसिव प्लान है 60 डेज का, जिसमें से ऑलमोस्ट अभी जो आधा जो हो चुका है कवर। जो आप ये सभी वीडियोस देखिए दोस्तों, मैड हमारा बहुत ही पुराना एक इनिशिएटिव है जहां पे हम जो बिल्कुल मजेदार कुछ क्वेश्चंस हैं डिस्कस करते हैं, डायरेक्टली नजर आते हैं कुछ तो मेंस में, लेकिन नजर आए या ना आए वो पॉइंट नहीं है दोस्तों। पॉइंट क्या है कि स्ट्रक्चर बनाना हमें आना चाहिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन हमें समझ आना चाहिए, ये सब चीजें कवर करते हैं मैड में। ठीक है दोस्तों, तो हर रोज सुबह मैड वीडियो पक्का ही देखिए। 2021 में अगर आप अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो दोस्तों हमारा कंप्लीट बैच है वो चल रहा है। कंप्लीट बैच को जो जीएस का अगर हम देखें तो वो पीसीएम बैच कहलाता है, वो बैच 4 है, प्री कम मेंस वाला बैच 4। इसमें एंट्रीज अभी शायद बंद हो गई हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आपको एक मेल लिखना पड़ेगा पीसीएम बैच की एंट्री, क्योंकि बैच वाइज एंट्री है, लास्ट बैच है, इसके बाद कोई बैच नहीं होगा 2021 का। जो होगा वो क्रैश कोर्स ही रहेगा या प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है वो रहेगी, दैट्स इट। ठीक है, अगर आपको सोशो का कोर्स चाहिए, पॉलिटिकल साइंस, एसए, तो ये कोर्सेज बंद हो गए हैं। लेकिन अगर आप प्रीवियस वाला सामान कवर कर सकते हैं तो एक मेल ड्रॉप कर दीजिएगा, तो अकॉर्डिंगली विल रिवर्ट बैक। ठीक है दोस्तों, लेकिन अदरवाइज क्योंकि थोड़ा आगे चल चुके हैं ये कोर्सेज, एंड इसीलिए अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। देन 2020 का अगर आप मेंस दे रहे हैं या अगर आपके कोई दोस्त दे रहे हैं तो हम एक बहुत ही हाई लेवल, एक मतलब मैं आपको डेफिनेटली चाहता हूं बताना कि बहुत मेहनत से हम यहाँ सवाल बनाते जा रहे हैं, सवाल बनाते हैं, उनके आंसर्स रिकॉर्ड करते हैं, एंड देन हम क्वेश्चंस इमेजिन करते हैं, और जो बहुत सारी अखबारों में झांकते हैं, रिपोर्ट्स, नीति की एक रिपोर्ट झांक के उसमें से अगर लगता है कोई क्वेश्चन जो ऐसा स्टेटमेंट ऐसे लगती है कि इस पर सवाल बन सकता है, उस पर सवाल बना रहे हैं, एंड देन ट्राई कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी किया था, उसके लास्ट ईयर भी किया था, टचवुड एंड लाइक गॉड हैज बीन रियली काइंड, तो हमें काफी अच्छा रिजल्ट मिला। मेहनत कर रहे हैं अभी भी, और जैसे स्टूडेंट्स जैसे करते हैं ना एस्पिरेंट जैसी मेहनत, वैसी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एसए का कोर्स भी चल रहा है, एंड देन जनरल स्टडीज का जो पीएसआईआर सोशो, तो क्रैश भी है एंड टेस्ट सीरीज भी है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड एंड चूज, एंड अगर आपका कोई भाई बंधु कोई दोस्त कर रहा है तो प्लीज आस्क देम कि इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। बहुत ही लो कॉस्ट कोर्सेज रहते हैं, एंड लेकिन एक उसका जो कॉस्ट अगर लो है तो प्लीज आई वांट टू अश्योर यू ऑल कि ये कॉस्ट लो है, क्वालिटी लो नहीं है। टेक्नोलॉजी का यूज करके दोस्तों हम हाई क्वालिटी कंटेंट एट लो कॉस्ट दे सकते हैं, क्योंकि हम वॉल्यूम्स पर अगर काम करें तो इट इज पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, तो बाकी पीडीएफ एटसेट्रा सभी कुछ दोस्तों हमारी वेबसाइट, हमारे चैनल पर, हमारे जो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल, रेगुलरली वहाँ शेयर करते रहते हैं। कई बार वीडियो होता है उसका कोई नोटिफिकेशन मिस हो जाता है तो हम टेलीग्राम के चैनल पर भी शेयर कर देते हैं। बस आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल भी स्लीपी क्लासेज ही है, यहाँ पर ये लिंक लगा भी हुआ है ना, t.me/sleepy क्लासेस। बाकी कोई आपको कोई क्वेरी है एटसेट्रा, वेबसाइट वगैरह सब पर अवेलेबल। ठीक है दोस्तों, मेहनत करिए दोस्तों, मेहनत से ऊपर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें लकी बना सकती है। तो लेट्स जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। मैं हर वीडियो में आपको ये कहता हूं, मेहनत करते हैं, मेहनत करते रहेंगे तो कामयाब होने के चांसेस बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।